हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस द्वार में। ठीक है भैया, तो उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और ये मान लीजिए कि अभी जैसे आज क्या है, 31 दिसंबर 2025 है। और मैं उम्मीद करूंगा और आप लोग भी खुद से यही उम्मीद करोगे कि 2026 में किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। चाहे आप टीचिंग के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी का एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक सीट आपकी वहां पे सर कंफर्म होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग इस साल भी पढ़े। आप लोगों ने लगातार मेहनत करी इस साल, अगली साल भी हम लोगों को मेहनत करनी है। तब तक मेहनत करनी है जब तक किसी भी पीडीएफ में हमारा नाम नहीं आ जाना है। फाइनल सिलेक्शन, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक हम लोगों को मेहनत करनी है। मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि 2026 आप सभी लोगों के लिए एकदम नौकरी लाने वाली साल हो यार, है ना। कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए 2026 में, आप अपना लाइफ में सेटल हो जाए और लाइफ अपनी एंजॉय करें। चलिए सर, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं क्लास में, ठीक है भैया, प्लीज चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं होता है क्या है कि पूरे लेक्चर की जो पीडीएफ होती है मैं वहां अपलोड कर देता हूँ सर। ठीक है, तो आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको अपने इस लेक्चर की। क्लियर है सर? ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कोशिश करेंगे यार कि अपना ना लाइव क्लास वगैरह का भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ठीक है भैया, तो लाइव क्लास वगैरह का भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है, मतलब सैटर्न की जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, उसका नाम क्या है? मीमांस या एनक्लिडियास, टाइटन या टेथिस? टेथिस तो नहीं होगा। टेथिस क्या था? टेथिस तो सी था। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है? टाइटन। ठीक है भैया, क्या नाम है सैटर्न के सबसे बड़े लार्जेस्ट मून का? ठीक है, लार्जेस्ट मून मतलब मून क्या रहता है कि उस प्लेनेट का अपना सैटेलाइट, जैसे अर्थ का क्या सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है मून। ठीक है, चंदा मामा। ठीक है, अब वो अर्थ के हैं। ठीक है, इसी तरीके से सैटर्न का क्या है? सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है वो क्या है आपका? टाइटन है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द शॉर्टेस्ट डे? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है, बताइए सर। किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है ये बताना है। अर्थ का, मार्स का, मरकरी का या फिर वीनस का? बताएंगे सर जल्दी से। ठीक है, देखिए अर्थ का जो होता है लगभग 24 आवर्स का होता है। हम लोग को पता है एक दिन अर्थ पर कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। मार्स का कितने का होता है? मरकरी का कितने का होता है? वीनस का कितने का होता है? तो सबसे शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो अर्थ का होता है। सबसे शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो किसका? सबसे नहीं, इन चारों में, इन चारों में जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डे किसका होगा? अर्थ का होगा। सबसे शॉर्टेस्ट किसका डे होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डे की अगर मैं बात करूंगा तो वो निकल के आता है भाई साहब जुपिटर का। किसका? जुपिटर का। शॉर्टेस्ट डे किसका होता है? जुपिटर का होता है। और लॉन्गेस्ट डे किसका होता है? लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे किस प्लेनेट का होता है? तो वो वीनस का होता है। किसका होता है लॉन्गेस्ट डे? किसका होता है सर? वीनस का होता है। क्लियर है सर? चलिए, जैसे इसमें मैंने पूरी डिटेल आपको लिख दी है। ठीक है, अर्थ का 24 आवर्स पर डे का होता है। मरकरी का 1408 आवर्स पर डे होता है। वीनस का देखिए कितना है। ठीक है, वीनस के एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 5832। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, वीनस का हो जाएगा। ठीक है, द प्लेनेट दैट हैज द लॉन्गेस्ट डे इज वीनस, इसमें मेंशन है आपका। ठीक है भैया, चलिए बाकी जुपिटर का, जुपिटर का एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो जुपिटर के एक घंटे में मान लीजिए लगभग 10 घंटे होते हैं। लगभग 10 घंटे होते हैं। जुपिटर के एक दिन में कितने घंटे होते हैं? लगभग 10 घंटे आपके होते हैं। बाकी सारे प्लेनेट के डे की लिस्ट मैंने आपको यहां पे दे दी है। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ सोलर और लूनर एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडोड इज डिवाइडेड इनटू। ठीक है,
जब आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है या सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है, तो अर्थ शैडो कितने में डिवाइड होती है, कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 4 पार्ट में, 5 पार्ट में, 2 पार्ट में, या फिर 3 पार्ट में? बताइए सर। ठीक है, तो आप लोगों को, सभी लोगों को ये तो पता होगा कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है। ठीक है भैया, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है? अगर मान लीजिए मून अगर सन और अर्थ के बीच में आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोलर एक्लिप्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जब अर्थ उसके बीच में आ जाए? तो ये आपका लूनर क्या हो जाएगा? लूनर एक्लिप्स। मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि अर्थ शैडो कितने पार्ट में डिवाइड होती है? तो अर्थ शैडो भैया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अर्थ की शैडो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है ट्रोपोस्फेयर में, आपको ये बताना है। 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड से, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से, 7 डिग्री सेंटीग्रेड से, या फिर 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको बताना है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, जिस रेट से ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएलआर। एनआर एनएलआर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। क्या बोला जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है भैया, चलिए तो ये हो जाएगा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, चलिए। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर। ठीक है, कितने प्लेनेट हैं जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर अराउंड द सन? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन ये भी पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 8। ठीक है, कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ठीक है भैया, ये सारे के सारे आपके प्लैनेट्स हैं। दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंटिन्यूअसली। डे एंड नाइट आर इक्वल एट दी। दिन और रात कहां पे आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे? प्राइम मेरिडियन पे, अंटार्कटिका पे, इक्वेटर पे, या फिर पोल्स पे। दिन और रात बराबर होते हैं। कहां पे बराबर होते हैं दिन और रात? कहां पे आपको बराबर देखने को मिलेंगे? ठीक है, इक्वेटर पे। कहां पे देखने को मिलेंगे सर दिन और रात आपको बराबर? कहां पे देखने को मिलेंगे? इक्वेटर पे। चलिए, द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? बताइए सर, कब होती है? 4 जुलाई को होती है, 21 मार्च को होती है, 23 सितंबर को होती है, या 3 जनवरी को होती है? ठीक है, जब अर्थ जो है सन के नियरेस्ट होती है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को जब नियरेस्ट होती है तो उस वो को बोला जाता है पेरीहिलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन बोलते हैं। और जब फारदेस्ट होती है 4 जुलाई को, फारदेस्ट, फारदेस्ट 4 जुलाई को होती है, इसको क्या बोलते हैं सर? एपहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपहिलियन बोलते हैं। ठीक है, 4 जुलाई को जो अर्थ है सन से दूरी पे रहती है, सबसे ज्यादा दूरी पे रहती है। और 3 जनवरी को अर्थ जो है सन के सबसे पास में होती है। जब पास में होती है उसको पेरिहीलियन बोला जाता है, और जब अर्थ दूर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपहीलियन बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ सैटेलाइट? कौन सा प्लैनेट है जिसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है? अर्थ, अर्थ की तो है। ठीक है, मार्स, जुपिटर, मरकरी। बताएंगे सर। बताइए सर। अर्थ, मार्स, जुपिटर, किसके पास, किस प्लेनेट के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है? तो मरकरी के पास सर अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? ठीक है, कितने लॉन्गिट्यूड से, कितने डिग्री से रोटेट कर जाती है 1 घंटे में? तो 1 घंटे में रोटेट करने का मतलब है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। तो इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है, ठीक है भैया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री जब लॉन्गिट्यूड चेंज होता है तब मेरा कितना डिफरेंस निकल के आता है? तब मेरा 1 आवर का डिफरेंस निकल के आता है। कितना? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर का डिफरेंस निकल के आता है। तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? चलिए। ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर नोन एज। रात्रि आकाश में चमकने वाले वस्तुओं को क्या बोलते हैं?
रात्रि आकाश में चमकने वाले वस्तुओं को तारामंडल बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भैया? खगोलीय पिंड। सेलेस्टियल बॉडीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बताइए सर, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? मरकरी है, अर्थ है, मार्स है, या वीनस है? जल्दी से बताएंगे, हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है भैया? वीनस। वीनस को ही और क्या बोलते हैं हम लोग? वीनस को हम लोग अर्थ ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ ट्विन बोलते हैं। वीनस को ही क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है। इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। इसी को हम लोग अर्थ ट्विन बोलते हैं। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है भैया, वीनस। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कोई इस टॉपिक से या इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्स वगैरह से होते हैं, वो एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं सर। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ? बताइए सर, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के कितने गुना है आपको बताना है। तो कितने गुना है? 109 गुना है। कितने गुना है? 109 गुना। स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। विच प्लैनेट हैज अ मून कॉल्ड गैनीमेड? ठीक है, किस प्लैनेट के मून का नाम गैनीमेड है? कल भी ये क्वेश्चन कराया था, अगर किसी ने कल वाली क्लास करी हो तो वो बच्चा तुरंत आंसर बता देगा, जुपिटर। ठीक है, वो बच्चा तुरंत आंसर दे देगा। क्या आंसर रहेगा इसका? जुपिटर आंसर रहेगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? बताइए सर, प्लेनेट सिस्टम में, ठीक है, हमारा मतलब सोलर सिस्टम जो है उसमें कौन सा प्लेनेट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है? बताइए। प्लूटो है, जुपिटर है, मरकरी है, अर्थ है? बताइए सर। प्लूटो तो प्लेनेट रहा ही नहीं है। जुपिटर क्या है? जुपिटर तो सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर तो सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं? नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है अर्थ को। ठीक है, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर लाइफ पॉसिबल है, वो क्या है? हमारी अर्थ है। ठीक है, लेकिन मरकरी क्या है हमारा? मरकरी भैया क्या है हमारा? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट दैट द planets मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इन ellipses was फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड by? ये किसने बोला कि जो हमारे प्लेनेट हैं वो सर्कल में ना घूमते हुए एलिप्सिस में घूम रहे हैं? ठीक है, ये किसने बोला? ग्रहों का सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमना सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया? बताइए सर। गैलीलियो के द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा, या जोनास केपलर के द्वारा, या फिर कॉपरनिकस के द्वारा? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, दो अप्रोचेज हैं हमारी। सबसे पहले आई थी जियोसेंट्रिक अप्रोच, जो गैलीलियो ने दी थी, या पुराने जमाने के लोगों ने ये कहा था कि अर्थ इज स्टेबल, अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो उस अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोसेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। ठीक है भैया, एंड द अदर अप्रोच वाज हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। इन दिस अप्रोच में क्या कहा गया? इस अप्रोच में यह कहा गया कि सन इज इन द सेंटर ऑफ द solar system and all the other planets revolving around the sun. So that was known as heliocentric approach, and heliocentric approach was given by, सबसे पहले किसने दी थी? कॉपरनिकस ने दी थी। ठीक है, लेकिन ये बात किसने बोला कि सर्कल्स में नहीं घूमता, वो एलिप्सेस में घूमता है? ये पहली बात किसने बताई थी? ये केपलर ने बताई थी। किसने बताई थी भैया? केपलर ने बताई थी। ठीक है, केपलर्स के लॉ भी पढ़ते हो आप फिजिक्स में, केपलर्स के लॉ आते हैं। चलिए, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ हब फॉर इट्स वर्किंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। द फिजिक्स फिनोमिना व्हेन इन पोलर रीजन लाइक अलास्का एंड नदर्न कनाडा ए स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर्स इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड। ठीक है, पिंक कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के स्काई हो जाते हैं, ठीक है, नदर्न कनाडा में। ठीक है, एक ऐसी फिजिक्स की फिनोमेना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
ठीक है। देखिए दो तरीके इसको बोला जाता है आपका ऑरोरा। क्या बोला जाता है? ऑरोरा बोला जाता है इसको। अब ऑरोरा नदन साइड में होगी, ठीक है, नदन साइड में होगी तो वो ऑरोरा बोरियालिस हो जाएगी। अगर नदन साइड में होगी तो ऑरोरा बोरियालिस हो जाएगी, और अगर सदर्न साइड में होगी तो उसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरोरा बोरियालिस, क्योंकि नदन साइड में हो रहा है। ठीक है भैया, ये ऑरोरा की फिनोमेना होती क्या है? ऑरोरा की फिनोमेना क्या होती है कि चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन, ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं सन के जो गैसेस के साथ कोलाइड कर जाते हैं, और गैसेस के साथ कोलाइड करने पे वहां पे एक डिफरेंट कलर की लाइट डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑरोरा बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, क्योंकि ये फिनोमेना जो है आपको पोल पे ही देखने को मिलेगी, या तो आपको नदन पोल पे देखने को मिलेगी या आपको साउथ पोल पे देखने को मिलेगी। अगर ये फिनोमेना आपकी नदन पोल पे हो रही है तो इसको हम लोग ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, और अगर ये फिनोमेना सदर्न पोल पे हो रही है तो उसको हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ठीक है भैया, बात ये सब समझ में आ गई। ऑरोरा बोरियालिस नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ऑस्ट्रेलिस सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। इसको नदर्न लाइट्स बोलते हैं, सदर्न लाइट बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है? सोलर पार्टिकल प्लस एटमॉस्फेयर एक ही है। ठीक है, ये सब आप देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सोलर एक्लिप्स कब आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है इधर उधर हो गया यार। इसका इंग्लिश वाला यार ऑप्शन नहीं है। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब क्या होता है आपका? सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे यार इसको। Eratosthenes, a Greek philosopher, measured the Earth's circumference based on the angle of sun rays at two different points. Which cities were they? यूनानी दार्शनिक था एक एरोटोस्थनीज, ने सूर्य की किरणें को दो अलग अलग बिंदुओं पर पड़ने वाले कोण के आधार पर पृथ्वी की परिधि मापी थी। वे दो कौन से शहर थे? तो वे दो कौन से शहर थे? अलेक्जेंड्रिया एंड साइन। इसने क्या, एरोटोस्थनीज ने क्या मेजर किया था? सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की परिधि को इसने मापा था। बात समझ में आ रही है? चलिए, What is the periodicity of Halley's comet? What is the periodicity of Halley's comet? तो कल भी ये क्वेश्चन कराया गया था आपको। ठीक है, 75 से 76 साल बाद आपको क्या दिखता है? हेलिस कॉमेट दोबारा दिखाई देता है। चलिए भैया, गॉड्स पार्टिकल किसको बोला जाता है? गॉड्स पार्टिकल किसको बोला जाता है? हिग्स बोसोन को। गॉड्स पार्टिकल किसको बोला जाता है? हिग्स बोसोन को बोला जाता है। ठीक है, आपका जबरदस्त रिवीजन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम्स इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा? तो आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, जुपिटर, जुपिटर के बाद क्या आता है? सैटर्न। ठीक है, मार्स और सैटर्न के बीच में कौन देखने को मिलता है आपको? जुपिटर देखने को मिलता है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड नाइट्स? कब होता है ऐसा? ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? कब होते हैं? जब डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है। जब डे ऑफ इक्विनॉक्स होता है। और डे ऑफ इक्विनॉक्स क्या होता है? एक आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, एक आपका वर्नल इक्विनॉक्स होता है। वर्नल इक्विनॉक्स आपका मार्च में होता है। ऑटम इक्विनॉक्स आपको 21-22 सितंबर को देखने को मिलता है, 21 सितंबर को। और वर्नल इक्विनॉक्स आपको कब देखने को मिलता है? 23 मार्च को देखने को मिलता है। ठीक है भैया, तो यही है बर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च, और ये 23 सितंबर के आसपास। ठीक है आपको। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सन? सनलाइट का कलर कैसा रहता है? रेड रहता है, येलो रहता है, व्हाइट रहता है, या ऑरेंज रहता है? तो सनलाइट का कलर कैसा रहता है भैया? व्हाइट कलर की सनलाइट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसमें अंदर 7 कलर होते हैं। फिर वो व्हाइट लाइट क्या है? जब आप उसको स्पेक्ट्रम से पास कराओगे, जैसे मान लीजिए आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, प्रिज्म है, सॉरी। ठीक है, जब इसे पास कराओगे तो जब ये इसमें से पास होके ब्रेक डाउन होगा तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू 7 कलर्स। ठीक है, तो प्रिज्म से पास होने के बाद ये 7 रंग अलग अलग बनाएगी, लेकिन उससे पहले क्या रहता है? एक व्हाइट लाइट रहता है। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग?
डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड दिस बैंड इज फॉर्म्ड। इस बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस बैंड को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, और जिस फिनोमेना से ये वाइट लाइट रे जो है ब्रेक डाउन होती है 7 कलर्स में, विवग्योर्स में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लेनेट। ल्यूसीफर एक नेटफ्लिक्स की बहुत जबरदस्त फेमस सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे आप जाके देख सकते हो ल्यूसीफर। लेकिन ये बताइए किस प्लेनेट का दूसरा नाम ल्यूसीफर है? ठीक है, किस प्लेनेट का दूसरा नाम ल्यूसीफर है? तो भैया किसका देखने को मिलेगा? वीनस का। ठीक है, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, वीनस। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? लूसीफर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवलप अराउंड द मून एज, क्या बोला है? ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर मौजूद पतले गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? ल्यूनर एंडोस्फेयर, ल्यूनर स्ट्रेटोस्फेयर, ल्यूनर एक्सोस्फेयर या ल्यूनर थर्मोस्फेयर? तो क्या बोला जाता है उसको? ल्यूनर एक्सोस्फेयर। क्या बोला जाता है भैया? ल्यूनर एक्सोस्फेयर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन? ठीक है, कॉन्स्टेलेशन क्या रहता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारे मतलब यूनिवर्स में लगे रहते हैं। जैसे आप सप्तऋषि देखोगे, उनकी इस तरीके की शेप आपको देखने की मिलेगी। दूर से आप देखोगे तो वो 7 ट्राइंगल एक पर्टिकुलर शेप में लगे हुए हैं। इस तरीके के ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। तो बताइए कौन सा? हाइड्रा है, डोरेडो है, एंटीला है, क्रक्स है? बताइए सर। बताइए भैया, तो कौन सा है सर? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कॉन्स्टलेशन? ओरियन कॉन्स्टलेशन का दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत स्टैटिक वाला पोर्शन है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। उसको बोला जाता है हंटर यार। ठीक है, ओरियन का दूसरा नाम क्या है? हंटर नाम है कॉन्स्टलेशन का। क्वेश्चन नंबर 29, इसको हिंदी में ही देख लेते हैं क्योंकि यार ये इंग्लिश वाला पार्ट थोड़ा मुझे लग रहा है फॉन्ट का इशू आ रहा है इसमें। चलिए इसको रखते हैं इसमें, इसको हटा ही देते हैं यार 29 को, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है ऑप्शन इसके। ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है बताइए? ब्लैक होल एक फ्लाइट रिकॉर्डर है इन एरोप्लेन, या फिर एक स्पॉट है सन पे, या फिर ए प्लेस इन अंटार्कटिका, एंड द ऑप्शन डी इज ए कोलैप्स स्टार। तो ब्लैक होल क्या होता है बताइए सर? तो ब्लैक होल क्या होता है? एक ढहता हुआ तारा, एक कोलैप्स्ड स्टार। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक होल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज, पश्चिमी देशों में सप्तऋषि नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है बताइए? सप्तऋषि को किस नाम से बुलाते हैं वो लोग? सप्तऋषि को किस नाम से बुलाते हैं? 7 मॉन्क्स, अल्फा सेंचुरी, बिग डिपर या स्मॉल बियर? उसको बोलते हैं, वो बिग डिपर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है भैया, हम लोग अपने यहाँ पे सप्तऋषि बोलते हैं उस ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेलेशन को, और वो लोग क्या बोलते हैं? बिग डिपर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ठीक है, तो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में आपको मिलता है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर में भी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो होगा, वो आपको ओजोन का कंसंट्रेशन आपको वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर होती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मीजोस्फेयर होती है, आइनोस्फेयर होती है और एक्सोस्फेयर होती है। हमारी 5 लेयर होती हैं भैया। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जितनी भी लाइफ है, जितनी भी क्लाइमेटिक फिनोमेना है, वो कहां पे हो रही है? ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। ओजोन कहां मिलता है आपको? ओजोन मिलता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर वो ये बात करे कि सबसे ठंडी लेयर कौन सी होती है, तो वो बोला जाएगा मीजोस्फेयर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैलीज बीट्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग, बताइए सर। वैली बीट्स जो हैं ये कब आपको देखने को मिलती हैं?
belly beats can be observed during occultation of Jupiter, बृहस्पति का ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, लूनर एक्लिप्स या फिर टोटल सोलर एक्लिप्स। ये टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको देखने को मिलती हैं। यार ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो यहाँ पे है हमारा ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का और उत्तरी कनाडा में आकाश में रंगों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलने वाली भौतिक घटना को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियालिस। ये कुछ फॉन्ट का इशू है, कल से नहीं आएगा, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट जो वो निकल के जा रहा है, इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरोरा बोरियालिस। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक अ जिग्सा पजल? ऐसी कौन सी लेयर है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो प्लेटों से बनी है और एक पहेली की तरह आपस में जुड़ी हुई है? लिथोस्फेयर में, एस्ट्रोनोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में या फिर दोस्त बायोस्फेयर में? तो कौन सा है? लिथोस्फेयर में। ठीक है, लिथोस्फेयर में बहुत सारी प्लेट्स जो हैं ऐसे ऐसे करके जुड़ी हुई हैं, वो जिग्सा पजल बना रही है, मतलब इस तरीके की प्लेट्स हैं। जिग्सा फीट थ्योरी आपने पढ़ी हुई है कॉन्टिनेंटल वैगनर की जो है उसमें, तो मतलब सारी प्लेट जुड़ के एक आपकी राउंड शेप की तस्तरी बना रही है। ठीक है, चलिए। The tides in the sea is are primarily due to the tides in the sea are primarily due to the atmospheric effect of the earth, the gravitational effect of Venus on the earth, the gravitational of the sun on the earth, the gravitational effect of the moon on the earth। किसकी वजह से? जो ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में वो किसकी वजह से आते हैं? तो किसकी वजह से आते हैं? द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है मून का अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से हमें ज्वार भाटा देखने को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू, किस वजह से? सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट की वायु को निम्न कारणों से ऊष्मा प्राप्त होती रहती है। किन कारणों से वो ऊष्मा प्राप्त होती रहती है, ये बताइए सर। सौर विकिरण, स्थलीय विकिरण, चालन या संवहन? बताएंगे सर। तो किसकी वजह से? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? जब नीचे की गर्मी ऊपर जा रही होती है, ठीक है, जैसे पूरे दिन क्या हुआ, वो पूरे दिन ऊपर से सनलाइट जो है वो अर्थ को गर्म करती रही। ठीक है, एक टाइम बाद क्या रहता है, जब अंधेरा हो जाता है लेकिन अर्थ तो गर्म हो जाती है, तो अर्थ के पास जो रेडिएशन होती है वो ऊपर वापस जाना स्टार्ट कर देती है, तो उसी की वजह से वो उस टाइम तक गर्मी रह जाती है। ठीक है भैया, उसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। ठीक है भैया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। कैसे होती है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। चलिए, इनको क्या बोला जाता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन। मतलब इनकी रेडिएशन जो है, वेवलेंथ जो है इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, और इनको फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। जब एनर्जी कम हो जाती है तो एटमॉस्फेयर को पार करके नहीं जा पाती है, क्योंकि दीज दीज रेडिएशंस आर कैप्चर्ड बाय द डिफरेंट गैसेज एंड दोज गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, ये जो गैस होती है फिर इसको यहीं ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है भैया, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टलेशन? बताइए सर, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा ओरियन तारा मंडल का सबसे चमकीला तारा है? तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रीगल। सबसे चमकीला तारा कौन सा है भैया? रीगल। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर फिनोमेना अकर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, अभी बताया था कि सारी की सारी फिनोमेना कहां पे अकर करेंगी? ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में, सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सबसे लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है भैया, तो उसी में सारी हमारी जो क्लाइमेटिक फिनोमेना है वो कहां आकर करती हैं? आपकी ट्रोपोस्फेयर में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक डिमांड है कि अरे भैया यार इस टॉपिक पर ज्योग्राफी के वीडियो बना दो, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल्स डाउन ऑफ ओशियन वाटर इन अ डे? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने की आवृत्ति क्या है? कितने टाइम होती है? तो बेटा दिन में 2 बार ऐसा होता है। ठीक है, कितने बार होता है? दिन में 2 बार ऐसा होता है भाई साहब। द वर्ड ब्लड मून इज यूज्ड फॉर? ब्लड मून इज यूज्ड फॉर, बताइए सर, लूनर एक्लिप्स। ठीक है, ब्लड मून किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है?
ये वर्ड यूज किया जाता है भैया लूनर एक्लिप्स के लिए। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? तो हाईएस्ट डेंसिटी किस प्लैनेट की है? अर्थ की है। किस प्लैनेट की हाईएस्ट डेंसिटी है? क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी कितनी है भाई साहब, कितनी है? किस प्लैनेट की है? वो अर्थ की है। अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी मिलती है आपको? 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन द कंपोजिशन ऑफ गैसेज एक्सोस्फेयर इज। एक्सोस्फेयर में आपको कौन सी गैसें देखने को मिलती हैं? तो एक्सोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी एक्सोस्फेयर में। ठीक है। विच ग्रीक फिलोसफर कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी इन द 3rd सेंचुरी बीसी? तो इरेटोस्थनीज वो ज्योग्राफर था जिसने टर्म ज्योग्राफी दिया था। ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है? आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? बताइए सर, कौन सा है? डायरेक्ट सोर्स है। देखिए, डायरेक्ट सोर्स अर्थक्वेक वेव हो जाएगा। जब अर्थक्वेक वेव आती है तो हम उसका पता लगा सकते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। वॉल्केनो से पता लगा सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से पता नहीं लगेगा। और अर्थ मैग्नेटिज्म का तो कोई डायरेक्ट सोर्स हम वहां पहुंचे नहीं है कि हमने पता कर लिया है वो चीज। तो ये दोनों हो जाएगा, 1 and 2 विल बी द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको देख लेना आप लोग। ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। बताइए। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की पहचान करिए। अब ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, क्या होगा सर? जल्दी बताइए। अभी तो बताया था भाई इसका आंसर, अभी तो बताया था क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। Which of the following is the outer layer of the earth that is made of plates which fit together like a jigsaw puzzle? अभी हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, लिथोस्फेयर में होता है भाई ऐसा। Which of the following is not a primary force which influences ocean currents? कौन निम्नलिखित में से कौन सा बल महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, चलो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है भाई। तो आज की क्लास के 50 क्वेश्चन लगभग आपके हो गए। इसमें 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू आया था। ठीक है भाई, कल से ये आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये कुछ फॉन्ट का इशू रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के 50 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं आपके। ठीक है दोस्त, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार। लेकिन आप लोगों से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है चैनल की, तो वी नीड योर सपोर्ट। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से होगा क्या कि आपको जो भी इस कंटेंट की पीडीएफ है वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब, क्योंकि कल तक की जितनी भी क्लासेज है मैं वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ लेक्चर लेने के बाद, और जैसे ये वीडियो यूट्यूब पर चली जाती है उसके बाद में वहां पे आपकी इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है सर, तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम सक्सेस द्वार से। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।